प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के मॉक टेस्ट फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड के सभी विषयों के ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो मॉक टेस्ट में तो आए हैं परंतु अभ्यास प्रश्न बैंक में नहीं दिए गए। हमारे शाला के सभी विषय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपको इन प्रश्नों को विश्लेषित कर समझाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। हम आपको समय समय पर आपके शैक्षणिक वीडियो भेजते रहेंगे। सबसे पहले हम गणित विषय में देखें मॉक टेस्ट फर्स्ट। इसमें प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक सप्ताह को हम दिन, घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो दिन के रूप में लिखेंगे 7 गुणे 1 दिन, घंटे के रूप में 7 गुणे 24 घंटे, मिनट के रूप में 7 गुणे 24 गुणे 60 मिनट, सेकंड के रूप में 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड। अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ऑप्शन सही है वह है सी नंबर वाला, 7 गुणे 24 गुणे 60 मिनट। प्रश्न नंबर 30वां देखें। एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर पहुंचने में लगने वाला समय 5 घंटे से घट करके 3 घंटे रह गया। गांव से शहर में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत कमी आई। तो सबसे पहले देखें कि गांव से शहर जाने में कितने घंटे कम समय लगा। तो 5 ऋण 3 बराबर 2 घंटे। अब 5 में से 2 घंटे का हम प्रतिशत के रूप में लेंगे। प्रतिशत निकालना आपने सीख लिया है। तो समय में कमी प्रतिशत में 2/5 गुणे 100 हल कर लीजिए तो आएगा 40%। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए होगा। अब हम देखें मॉक टेस्ट सेकेंड। इसमें प्रश्न नंबर 26 आया था, 20 पर 30 की घात को निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ऐसा प्रश्न आप अभ्यास प्रश्न बैंक के 39वें प्रश्न में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम गुणा में घातें आधार समान होने पर जुड़ जाती हैं। इस नियम को लगाएंगे तो 20 पर 15 की घात गुणे 20 पर 15 की घात। अब गुणा में है आधार समान हैं तो घातें जोड़ दी तो 20 पर हो गया 30 की घात। यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 27वां। सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि जो पुत्र है उसकी आयु है x वर्ष। अब सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु यानी x के तिगुने, तिगुने का मतलब होता है कि 3 का गुणा से 2 वर्ष कम, यानी ऋण लगा दीजिए तो ऋण 2 कर दीजिए तो उत्तर होगा 3x ऋण 2। ध्यान रहे यहाँ अधिक होता तो हम धन 2 लगा देते। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 3x ऋण 2। प्रश्न 29 देखें। एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़ करके एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी। क्योंकि एक तार है जो 34 मीटर लंबा है और इसको मोड़ करके आयत बनाया गया है, तो वास्तव में जो तार की लंबाई है वह आयत की परिमाप होगी। आयत की परिमाप का सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई को हम x मान लें, चौड़ाई हमको 8 दी हुई है और बराबर में 34 लिखते हैं। 2 का पक्षांतर कर दीजिए तो 34 में से 2 कटेंगे तो बचेगा 17। अब हल करने पर हमें मिला x बराबर 9, यानी जो आयत है उसकी लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर। यानी हमारा सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 30। रूबी और गीता एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 3 विषयों के परीक्षा के अंक दिए गए हैं।
अब हमें जो कथन दिए गए हैं उनमें कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो सबसे पहले हम रूबी के अंक देखें औसत। तो औसत अंक होंगे रूबी के 68 धन 66 धन 70 बटे 3 बराबर 204 बटे 3 बराबर 68। गीता के होंगे 72 धन 64 धन 64 बटे 3 बराबर 200 बटे 3 बराबर 66.6। औसत को हम माध्य भी कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर हैं। तो ध्यान से देखिए नहीं है, रूबी के 68 और गीता के 66.6, इसलिए यह सही नहीं है। अगला है रूबी के औसत अंक गीता से कम है। तो ध्यान से देखिए कि जो रूबी है, रूबी के औसत अंक हैं 68 और गीता के हैं 66। तो रूबी के औसत अंक गीता से कम नहीं बल्कि ज़्यादा हैं, इसलिए यह भी गलत है। अगला है गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत अंकों से अधिक प्राप्त किए। तो ध्यान से देखिए गीता ने हिंदी में प्राप्त किए हैं 72 अंक और रूबी के जो औसत अंक हैं वो 68, तो निश्चित तौर पर अधिक हैं, इसलिए हमारा सही कथन होगा सी। अब अगला मॉक टेस्ट 3 देखें, जिसका 26 नंबर का प्रश्न देखें। एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 8464 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो ऐसा प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में 106 नंबर प्रश्न को देखा था। इसी तरह इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे, वर्ग की भुजा बराबर वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल, और यह हमको दिया 8464। हम गुणनखंड निकालेंगे जोड़ी के रूप में, 2 का भाग देंगे, 4 बार हमने 2 से भाग दिया, हमें मिला 529। क्योंकि 529 का वर्गमूल आपको याद है, इसलिए अब आगे गुणनखंड ना निकालें, ना हो तो निकालें जोड़ी के रूप में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। अब हमने लिखा भुजा बराबर वर्गमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 529। जोड़ी बना लीजिए, जोड़ी में से एक वर्गमूल के रूप में ले लीजिए। तो इस जोड़ी से हमने 2 ले लिया, इस जोड़ी से हमने 2 ले लिया, और 529 का वर्गमूल हुआ 23। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो आएगा 92 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर वाला 92 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 27। दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओपी बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 12 सेंटीमीटर, भुजा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न भी आप पढ़ चुके हो अभ्यास प्रश्न बैंक में, प्रश्न 92 के जैसा। उसमें हमें जो चित्र बना था उसमें जो विकर्ण हैं उनके आधे आधे मान दिए गए थे। इसमें एक विकर्ण आधा दिया गया है और एक पूरा, तो हम उसे भी आधा कर लेंगे और चित्र बना करके आप उसमें भर लीजिएगा। तो चित्र हमने बनाया है, इसमें लिखा है कि विकर्ण OP है 8, तो ये 8 कहलाया OP। अब ये जो विकर्ण OQ है पूरा पूरा है, तो हम पहले QS विकर्ण जो 12 सेंटीमीटर है इसका आधा कर देंगे तो हमें OQ 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब इसमें एक शर्त लगाएंगे समचतुर्भुज की, जैसे पिछले प्रश्न में लगाई थी 92 नंबर पर, कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो अब हम देखें कि यहाँ पर 90 का कोण बन जाएगा। तो जो त्रिभुज OPQ है यह एक समकोण त्रिभुज होगा, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमारे पास आएगा PQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन OQ का वर्ग। OP का मान रख दें 8, OQ का मान 6, तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, जोड़ दें तो हो जाएगा 100। अब PQ वर्ग था तो हमें PQ निकालना है, तो दाहिनी तरफ वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, 100 का वर्गमूल 10। तो हमारा उत्तर आएगा भुजा PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वह बी नंबर वाला सही है, 10 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न हमें पाई चार्ट के रूप में दिया गया है। इस संलग्न पाई चार्ट में जो टीवी है उसके कुछ चैनलों के बारे में बताया गया है, मनोरंजन, ज्ञानप्रद, समाचार और खेल। यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट है उसमें
जो पाई चार्ट है इसके अंदर नहीं लिखा, हमने लिख दिया है, आप भी लिख लिया करें। तो हमने मनोरंजन सांकेतक के अनुसार लिख दिया, इसी तरह ज्ञानप्रद, समाचार और खेल। अब आप इनके जो भी आपको ऑप्शन दिए इनको पढ़ते जाइए, चित्र देखते जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन ए है खेल के चैनल को देखने वालों की संख्या ज्ञानप्रद के चैनल को देखने वाली की संख्या से कम है, तो खेल वाला भाग ज़्यादा है जबकि ज्ञानप्रद कम, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। बी, मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से अधिक है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इसको 3 भागों में वृत्त को बांटें तो मनोरंजन वाला भाग तिहाई से ज़्यादा होगा, 1/3 से, इसलिए इसका बी वाला सही है। यदि आप और व्याख्या देखना चाहते हैं ऑप्शन की, आपको आंसर मिल चुका है, अगर फिर भी और देखें तो सी देखें, समाचार चैनल को देखने वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो समाचार वाला भाग सबसे बड़ा नहीं है, मनोरंजन वाला है, इसलिए यह गलत है। अगला है मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या कुल संख्या के आधे से अधिक है। तो ध्यान से देखिए, मनोरंजन वाला भाग पूरे वृत्त में आधे से कम है लेकिन 1/3 से ज़्यादा है, इसलिए यह भी सही नहीं, इसका आंसर होगा बी। इस तरह से अभी आपने गणित विषय के तीनों मॉक टेस्ट के ऐसे प्रश्नों पर विश्लेषण देखा जो मॉक टेस्ट में आए हैं परंतु अभ्यास प्रश्न बैंक में नहीं आए थे। अब हम दूसरे विषयों पर इसी तरह का विश्लेषण देखें। प्रश्न क्रमांक 1, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 उत्तर गलत हैं, 1 उत्तर सही है। पहला ए, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में, बी, मद्रास में, सी, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में, डी, बम्बई तथा सिंध में। सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा कंपनी की आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था, जो बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू की गई थी। इसका सही उत्तर है ए, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में। प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी बनाइए। आ कॉलम में प्रश्न दिए हैं और बा कॉलम में इसके उत्तर दिए हैं, पर इन उत्तरों को आगे पीछे लिखा गया है, इनको हमें सही क्रम में ढूंढ करके लगाना है। तो पहला है लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि द्वारा राज्य विस्तार किया गया। फिर दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, इसका है आ, भारत में रेलगाड़ी का संचालन। तीसरा है कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सर्विस का गठन किया गया। चौथा है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दोहरे शासन प्रबंध को समाप्त किया गया। तो दोहरे शासन प्रबंध को समाप्त करना। अब इसके 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पहला का बा, दूसरे का आ, तीसरे का दा, चौथे का सा। यह बी नंबर वाला सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पदक्रम रैंक है। इसके 4 उत्तर हैं, ए, लांस नायक, सिपाही, नायक, हवलदार, बी, सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, सी, नायक, हवलदार, सिपाही, लांस नायक, डी, हवलदार, सिपाही, लांस नायक, नायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पद रैंक बताना है। तो पहला सिपाही, बी नंबर का उत्तर सही है, सिपाही के बाद आता है लांस नायक, फिर उसके बाद आता है नायक, फिर हवलदार, और इसके आगे 2 पद रैंक और होते हैं ये जो इसमें उत्तर में नहीं दिए गए हैं।
अब प्रश्न क्रमांक है 4। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भू परपटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे निर्मित चट्टान है। 4 उत्तर हैं। ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी बेसाल्ट, डी संगमरमर। तो अब इसमें हम यहाँ पर इस प्रश्न को समझते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी पृथ्वी के अंदर, आंतरिक भाग यानी अंदर भाग में जो गर्म पिघला पदार्थ होता है तो वह भूपरपटी यानी जो बाहरी सतह दिखती है, ऊपरी परत दिखती है पृथ्वी की, तो उसके नीचे जो पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे निर्मित चट्टान होती है, उसका नाम है ग्रेनाइट। उस ठंडा होने से उस पदार्थ से ग्रेनाइट नामक चट्टान बनती है। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 5। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझना बच्चों, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। इसके 4 उत्तर हैं। ए क्रेटर, बी भ्रंशन, सी ज्वालामुखी शंकु, डी ज्वालामुखी नली। ए, सी और डी इन तीनों में ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित नाम दिए गए हैं, पर इसका सही उत्तर है बी भ्रंशन। यह बी भ्रंशन जो है यह ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित नहीं है। और भ्रंशन का मतलब होता है क्षैतिज भू संचलन से जो दबाव उत्पन्न होता है उसके तनाव के कारण सेलों यानी चट्टानों में टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहा जाता है, जो यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर है बी भ्रंशन। फिर अगला प्रश्न है 6वां। महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल यानी गांव, महाल यानी गांव की व्यवस्था। तो प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके 4 उत्तर हैं। ए अवध क्षेत्र में, बी पंजाब में, सी चेन्नई व मुंबई क्षेत्र में, डी कर्नाटक क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है अवध क्षेत्र में। महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले अवध क्षेत्र में लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए अवध क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 7। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ? बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए, 1857 ईस्वी के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। इसलिए इस संग्राम के बाद सेना में कुछ पुनर्गठन किया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसके 4 उत्तर हैं। देखिए, ए भारतीय सैनिकों को अधिक वेतन की प्राप्ति, बी भारतीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाना, सी यूरोपीय सैनिकों की संख्या में कमी, डी भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नंबर, डी भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। इस पुनर्गठन का प्रभाव पड़ा कि भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई। फिर प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के अंग, संयुक्त राष्ट्र के अंग न्याय परिषद का मुख्य उद्देश्य है। 4 उत्तर हैं। पहले संयुक्त राष्ट्र के अंग तो बच्चों 6 होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंग? 6। पहला होता है सामान्य सभा या उसको हम महासभा ही बोलते हैं। दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, फिर तीसरा होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा होता है न्यास परिषद और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां होता है सचिवालय। अब इसमें जो चौथे नंबर पर है न्यास परिषद, तो न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य है
क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? 4 उत्तर दिए हैं। ए, विदेशी शासन से मुक्त कराने में सहायता करना। बी, विश्व संसद का कार्य करना। सी, विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। डी, सदस्य राष्ट्रों की बैठक आयोजित करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य है विदेशी शासन से मुक्त कराने में सहायता कराना। ए नंबर इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी चित्र का अवलोकन करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी चित्र का अवलोकन करें। तो 9 नंबर का जो प्रश्न है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अवलोकन करें मतलब चित्र को ध्यान से देखना है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र है। इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं और चित्र में इसके 4 ए बी सी डी 4 भाग बताए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि फेरियम तथा निकेल की प्रधानता वाली परत बताना है कि फेरियम तथा निकेल की प्रधानता वाली परतें हैं। तो अब इस चित्र में 4 परत बताई हैं आंतरिक संरचना में। तो हम इसके उल्टे क्रम से चलते हैं। सब इसके उत्तर हैं ए बी सी और डी। तो पहले हम डी क्रमांक को समझते हैं। जो डी क्रमांक वाला भाग है चित्र का, यह ऊपरी परत भूपर्पटी को बता रहा है। फिर सी वाला भाग, इसको हम सियाल कहते हैं। फिर जो बी वाला भाग है, इसको सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीमा। फिर जो अंदर ए वाला भाग है, इसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे। और जो अंदर वाला भाग है नीफे, ए क्रमांक ए, इसमें फेरियम तथा निकेल की प्रधानता वाली परतें होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। फिर आगे हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना। इसके 4 उत्तर दिए हैं। ए, जैविक अपक्षय। बी, रासायनिक अपक्षय और सी, अपरदन। डी, भौतिक अपक्षय। अब प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि बिना चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना यानी बंटना। तो इसका सही उत्तर है डी, उसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। यदि चट्टानों में किसी बिना रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं तो उसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, भौतिक अपक्षय। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, 10 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। अब प्रश्न क्रमांक 11 है कि 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था। 1857 ईस्वी के पश्चात यानी बाद में ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसके 4 उत्तर दिए हैं। ए, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना। बी, भारतीय संसाधनों का पूर्ण दोहन एवं शोषण। सी, आयात कर बढ़ाना। डी, भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करना। तो बच्चों 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश शासन ने जो आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य बनाया वह था कि जो भारतीय संसाधनों का पूर्ण दोहन एवं शोषण करना। जो भारतीय संसाधन है उनका पूर्ण रूप से दोहन और उनका शोषण करना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। फिर अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव था। ए, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। बी,
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, सी गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता करना, डी प्रांतों में सरकारों का गठन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ जिसमें प्रमुख प्रस्ताव पारित हुआ। जो प्रमुख प्रस्ताव था कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, पूर्ण आजादी को प्राप्त करना। अब प्रश्न क्रमांक हम 13 पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना में प्रवेश पाने के लिए अधिकारी वर्ग का कौन सा पद पाना होता है? इसके उत्तर हैं 4। ए एयर क्राफ्टमैन, बी लेफ्टिनेंट, सी फ्लाइंग ऑफिसर, डी सब लेफ्टिनेंट। तो बच्चों, भारतीय वायुसेना में प्रवेश पाने के लिए जो पहला अधिकारी वर्ग का पद होता है वह होता है एयर क्राफ्टमैन। इस पद को पाना होता है। इसका सही उत्तर है ए, एयर क्राफ्टमैन। फिर प्रश्न क्रमांक 14 पर हम चर्चा करते हैं। इनमें से किसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न के 4 उत्तर हैं। ए कोयला, बी बलुआ पत्थर, सी बेसाल्ट और डी चूने के पत्थर। तो इसका सही उत्तर है कोयला। कोयला जो है इसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न 15, गैसीय अपशिष्ट के निपटारे हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? ए फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए, बी धुआं खुला छोड़ चाहिए, यहाँ देना नहीं छप पाया है, धुआं खुला छोड़ देना चाहिए, यहाँ छोड़ चाहिए। सी नियमित मास्क लगाना चाहिए, डी ऊंची चिमनी लगाना चाहिए। तो इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर है डी, ऊंची चिमनी लगाना चाहिए। गैसीय अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थ, गैसीय अपशिष्ट के निपटारे हेतु हमें फैक्ट्रियों में, कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनी लगाना चाहिए। यह सही उत्तर है डी, ऊंची चिमनी लगाना चाहिए। अब हम विज्ञान विषय के प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत मॉक टेस्ट प्रथम के प्रश्न क्रमांक 41 को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। इसमें बताना है कि शिशु आ और शिशु बा का लिंग क्या होगा, है ना। चित्र दिया गया है, बाईं ओर x और y गुणसूत्र दिए गए हैं और दाईं ओर x गुणसूत्र दिए गए हैं, है ना। ऊपर की ओर शुक्राणु, नीचे अंडाणु। तो शुक्राणु पुरुष में पाए जाते हैं यानी नर में, और अंडाणु मादा में। और XY गुणसूत्र नर में पाए जाते हैं और XX मादा में। तो जब नर का X मादा के X से मिलता है तब लड़की पैदा होगी, अर्थात मादा शिशु पैदा होगी। और जब पुरुष का Y और मादा का X मिलता है तब लड़का पैदा होगा, अर्थात लड़का पैदा होने के लिए Y गुणसूत्र उत्तरदायी है। अब हम इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, शिशु आ एवं शिशु बा दोनों नर होंगे। ऑप्शन बी, शिशु आ एवं शिशु बा दोनों मादा होंगे। सी, शिशु आ मादा और शिशु बा नर होगा। ऑप्शन डी, शिशु आ नर और शिशु बा मादा होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। तो उसमें XX गुणसूत्र XY दिखाई दे रहे हैं, तो उससे कौन सा शिशु जन्म लेगा? नर। और इस तरफ है दाईं ओर XX गुणसूत्र, तो इससे कौन सा शिशु जन्म लेगा? मादा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44, दूरी और समय का ग्राफ प्रदर्शित है। तो नीचे समय दिया गया है 8 बजे, 8:30, 9, 9:30, 10, और ऊपर की ओर दूरी दी गई है ना, 60 किलोमीटर। तो 8:30 बजे कितनी दूरी चली है?
20 किलोमीटर 9 बजे, 40 किलोमीटर 9:30 बजे, 60 किलोमीटर, है ना। अर्थात प्रत्येक 30 मिनट में चली गई दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो अब वस्तु की चाल बताना है। तो ऑप्शन ए एक समान चाल, बी असमान चाल, सी स्थिर वस्तु है, चाल शून्य है, डी इस ग्राफ की सहायता से चाल की गणना नहीं कर सकते, है ना। तो इसका सही आंसर होगा एक समान चाल, है ना, क्योंकि प्रत्येक 30 मिनट में चाल कैसी चली जा रही है? 20 किलोमीटर, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 45। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा धात्विक भाग लेता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम मॉक टेस्ट सेकंड के क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। आपके घर में एक एक्वेरियम, घर में मछली पालने का यंत्र है। यदि आपको एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना हो तो आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ए एक्वेरियम में कुछ और मछलियां डालेंगे, बी एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डालेंगे, सी एक्वेरियम में प्रकाश को कम कर देंगे, डी एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डालेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है ना, तो इसलिए हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा? जलीय पौधे। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डालेंगे। क्वेश्चन है 44। नीचे एक आरेख दिया गया है ना, चित्र दिए गया है। ये काय का चित्र है? हाइड्रा का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है ना। तो इसके ऑप्शन है ए मुकुलन, बी द्विखंडन, सी कायंत्रण, डी अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें कि हाइड्रा में जो एक से अधिक ओभार दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये ओभार विकसित होने वाले नए जीव के हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। तो हाइड्रा में एक एकल जनक से ही निकलने वाले जो ऊर्ध्व हैं, उनसे नए जीव का विकास होता है। तो उससे नए जीव का जन्म होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, और इस प्रकार के होने वाले जनन को, इस प्रकार का जनन मतलब हाइड्रा में होता है। और हाइड्रा में ये किससे होता है? ये मुकुलन विधि के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए मुकुलन। क्वेश्चन 45। नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु आ और बा को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थों की छड़ों का प्रयोग किया गया है। आरेख दिखाया गया है जिसमें बैटरी है ऊपर की और नीचे बल्ब है, और दो बिंदु आ और बा यानी कुंजियां दी गई हैं। उन कुंजियों में किस छड़ को जोड़ें कि बल्ब प्रकाशित हो जाए, है ना। तो ऑप्शन ए लोहे की छड़, ऑप्शन बी प्लास्टिक की छड़, ऑप्शन सी लकड़ी की छड़, और डी रबड़ की छड़। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि धातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। तो जब लोहे की छड़ को जोड़ेंगे तभी विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी, है ना। तो उसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, लोहे की छड़। प्लास्टिक, लकड़ी और रबड़ ये कैसे हैं? विद्युत के कुचालक। अब हम देखते हैं मॉक टेस्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत प्रश्न 45। तो एक ग्राफ दर्शाया गया है। बच्चों की आयु के अनुसार भार में सर्वाधिक परिवर्तन किन वर्षों में हुआ? तो आयु भार ग्राफ में स्पष्ट है। 16 से 18 वर्ष में भार में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 16 वर्ष में भार कितना है? 40 केजी, और 18 वर्ष में कितना है? 60 केजी, है ना। अर्थात 20 किलोग्राम का अंतर है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ए 2 से 4 वर्ष, बी 6 से 8 वर्ष, सी 16 से 18 वर्ष, डी 20 से 22 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी 16 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 45। पहेली ने एक रोगी वाहन को सड़क पर जाते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर एम्बुलेंस शब्द उल्टा के रूप में लिखा है, और रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालकों को यह शब्द अपने पार्श्व दर्पण में सही रूप में दिखाई दे रहा है, जिससे वह रोगी वाहन को आगे निकलने का रास्ता दे रहे हैं। ऐसा होता है ऑप्शन ए पार्श्व परावर्तन द्वारा, बी बहु परावर्तन द्वारा, सी आंतरिक परावर्तन द्वारा, डी अनियमित परावर्तन द्वारा। तो इसका आंसर ए पार्श्व परावर्तन सही होगा, क्योंकि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, अर्थात अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं, इसलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, जिससे दर्पण में सही दिखे। थैंक यू।
हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।